या स्टूडेंट, इस वीडियो के बाद जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेंगे तो उसके बाद आप जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे और वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आप जब इसको देखें, ऊपर से आप वीडियो को पास करके एक एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 7, 8, 9, 10, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन हैं ये मैंने आपको दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इस पे क्या करें, इस पे आप प्रैक्टिस करें। जब आप इस वीडियो को करेंगे तो उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें या उससे पहले करें, आपकी जिस तरह मर्जी है। लेकिन जब आप ये वीडियो देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको आपको आसानी से आ जाएंगे और ये आप आसानी से हल कर सकेंगे। ये तकरीबन मेरे पास 15 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इन्हीं क्वेश्चन में से तो आप वीडियो को पास करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने, इसमें कंसेप्ट भी मैंने दिए हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। जब आप इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे एंड तक तो उसके बाद ये आपको आ जाएंगे। मैं आपको ईमेल एड्रेस भी दे दूंगा, जो बच्चे इसको सॉल्व करें उसकी पिक्चर लेकर मुझे ईमेल कर दें तो मैं उसको देखूंगा। और किसी को मसला हो तो आप मुझे ईमेल से रब्ता कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीन पर मेरी ईमेल नज़र आ रही होगी, तो आप इस पे जो है रब्ता करें। तो इंशाल्लाह जो क्वेश्चन होंगे मैं उसको फौरी जवाब देने के लिए हाजिर होऊंगा और आपको फौरी जवाब दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम इस वीडियो से स्टार्ट करने जा रहे हैं PRC 2 क्वांटिटेटिव मेथड। 1 बाय 1 एक एक चैप्टर करेंगे। इसमें जो जो चैप्टर हमें दिए गए हुए हैं उसके हम सारे जो सेल्फ टेस्ट हैं उसमें मैं करके दूंगा इंशाल्लाह। इसके जो कंसेप्ट होंगे, जो मुश्किल होंगे, वो भी मैं करूँगा। तो जो पहला है वो बहुत ही आसान है उसके कंसेप्ट, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। तो उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1.1 है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे कि उसमें क्या कह रहे हैं। तो आप देखें, बुक में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने राइट किया, इन द डायग्राम B इज़ द पॉइंट 0,16 एंड C इज़ द पॉइंट 0,6, द स्लोपिंग लाइन थ्रू B, देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन AC। तो इसमें हमने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन AC फाइंड आउट करना है। मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है, आप उसको देखें समझें किस तरह हो सकता है। हमारे पास एक लाइन है जो B हमारे पास 0,16 पॉइंट है, X जो है इसमें हमारे पास 0 है, Y जो है और C में भी X हमारे पास 0 है, B में Y 16 है, C में 6 है। तो अभी हमें कह रहे हैं कि AC का वो मालूम करें, इक्वेशंस मालूम करें। तो हम जब इसमें देखें तो एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप हमें मालूम हो सकता है कि स्लोप की हमारे पास इक्वेशन है कि m इक्वल टू राइज डिवाइड बाय रन। तो राइज डिवाइड बाय रन इक्वल टू 0। क्यों 0 हो रहा है कि राइज जो है इसमें बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो राइज हमारे पास ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो इसकी जो है और राइज हमारे पास 0 है, तो इस वजह से इसका जो है स्लोप 0 आएगा, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल टू 0। तो हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन है जो y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। तो इसमें हम c लेंगे तो इसमें 0 x1 हमारे पास 0 होगा, y1 हमारे पास 6 होगा। और हम यहाँ पे ये वाला यहाँ से यहाँ तक मालूम करते हैं तो हम फिर क्या करते हैं 0,16 लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसमें फिर हमारे पास स्लोप m ही रहता, तो हम यहाँ पे फिर स्लोप पहले फाइंड आउट करते हैं कि स्लोप हमारे पास क्या आएगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे स्लोप 0 देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा y1 की वैल्यू पुट करें 6, x1 की वैल्यू पुट करें 0। तो यहाँ पे y माइनस 6 स्लोप हमने यहाँ से फाइंड आउट किया तो वो 0 आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे x। तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, 6 को इधर दें, y इक्वल टू 6, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 1.2 कि उसमें करें अ लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 0,5 एंड हैज़ ग्रेडियंट -2, द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ द लाइन हमारे पास क्या आएगी। हमें पॉइंट दिया हुआ है और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप m, ठीक है। तो हम दे देंगे सोल्यूशन कि हमारे पास आ जाएगा सोल्यूशन में कि यहाँ पे x1, y1 इक्वल टू 0,5 और ग्रेडियंट जिसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक है, इक्वल टू m इक्वल टू -2। ये दो आ गए हैं। तो अभी हमारे पास पॉइंट स्लोप फार्मूला है कि हम लिख सकते हैं कि y माइनस y1 इक्वल टू mx
-x1। अभी वैल्यू जस्ट पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास y -5, ठीक है, और इक्वल टू m हमारे पास -2 आ जाएगा, और x -x1 तो x -0, तो ये हो गया है। तो y -5 इक्वल टू -2x, तो ये आ गया है। 5 को उधर ले जाएं तो y इक्वल टू 5 प्लस हो जाएगा यहाँ पे -2x, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे हमेशा y आएगा और सारी चीज़ें इधर आएंगी, तो ये हमारे पास हो। इसको आप मैच भी कर सकते हैं, y इक्वल टू इंटरसेप्ट ऑफ y -mx, तो ये इस तरह हमारे पास इसका वो आएगा। तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं, और ये जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.3, तो इसमें हमारे पास आएगा द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y + 5 = 0 इस। तो अभी कह रहे हैं आपके पास इक्वेशन दी गई हुई है, तो बताएं कि इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप क्या होगा। तो पहले आप ये समझें कि दो लाइनें कब परपेंडिकुलर, उनका स्लोप जब परपेंडिकुलर होती हैं तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होती है। लेट सपोज हम देखते हैं कि एक लाइन L1 है, उसका स्लोप जो है हमारे पास M1 है, दूसरी लाइन L2 है, उसका स्लोप जो है M2 है। तो हम जब इन दोनों को देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास फुलफिल होनी चाहिए, M1 × M2 = -1 आनी चाहिए। अगर हम कहें कि ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप जो है हमारे पास इक्वल जाना चाहिए। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन है और ये पैरेलल के लिए। तो आपने ये अपने साथ नोट कर लेना है कि आप जब लाइंस को देखेंगे उनकी इक्वेशंस आएगी तो आपने ये करना है कि M1 और M2 = -1 और M1 = M2। तो इस तरीके से जो है जब आप करेंगे, इसको भी हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इससे जब स्लोप निकालेंगे तो जो परपेंडिकुलर होगा उसका हम इस फार्मूले में पुट करके परपेंडिकुलर लाइन के जो है स्लोप मालूम कर लेंगे। तो अभी मेरे पास है 3x - 4y, तो 3x - 4y + 5 = 0। तो दिस सिंप्लाइज दैट, इसको सॉल्व करें, -4y को उधर ले जाएं तो यहाँ पे रह जाएगा 3x + y = 4y, ठीक है। तो ये रह गया। अभी हम इसको रीअरेंज कर लें, तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4y = 3x + y। तो अभी इसको हम क्या करते हैं, y सॉरी, अभी 4 को भी उधर ले जाएं तो आ जाएगा y = 3x + 5 × 1/4, ठीक है। तो अभी इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, इसके साथ भी, तो हमारे पास आ जाएगा कि y = 3/4x + 5/4। तो अभी देखें इसको आप जब जो बेसिक इक्वेशन है उसके साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा m, इसमें क्या है, स्लोप 3/4। तो उसको मैं ले लेता हूँ कि हमारे पास आ गया है कि M1 = 3/4। तो अभी M2 हमारे पास क्या होगा, M2 फाइंड करेंगे हम। तो M2 फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लिख सकते हैं कि M1 × M2, क्योंकि परपेंडिकुलर कंडीशन दी गई है इस क्वेश्चन में, तो हम लिख सकते हैं कि M1 हमारे पास इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि M2 = -1/M1। तो ये आ गया है। तो अब इसको इसमें डालें, क्वेश्चन जो आंसर आया है इसका, तो हम लिख सकते हैं -1 3/4, दिस = -4/3। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1.4, वो भी बिल्कुल आसान है। कह रहे हैं वेदर द पेयर ऑफ लाइन दिस 3x = y + 7 and 3x + 3y = 7 आर पैरेलल परपेंडिकुलर और नीदर। तभी हमने बताना है कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है। पहले मैं इसको ले लेता हूँ, लाइन 1 ले लें कि 3x = y + 7, तो उसको करें, कन्वर्ट करें, तो ये आ जाएगा कि y, दिस इम्प्लाइज दैट y = 3x - 7, ठीक है।
अभी दूसरे को नहीं, लेट्स गो L2 इक्वल टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7, तो दिस इक्वल टू, तो x को उधर ले जाएं तो 3y इक्वल टू 7 माइनस एक्स, तो 3 को यहाँ पे भी डिवाइड करें, यहाँ पे भी डिवाइड करें, 3 3 का कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, y इक्वल टू 7/3 माइनस 1 और 3x। तो अभी इनको कंपेयर करें, इसको भी y इक्वल टू mx ले लें माइनस a, और इसको भी करें 6y इक्वल टू a माइनस mx। ठीक है, तो ये L2 है, इसको भी 2 बनाएं, इसको भी 2 बनाएं, और इसको नहीं, ये L1 है, इसको 1 बनाएं, इसको भी 1, इसको भी 1। तो ये अभी हमारे पास, इसको हम कर सकते हैं कि क्या होगा। तो इसमें m1 हमारे पास क्या है, ले लें m1 इक्वल टू 3, और इसमें m2 जो है हमारे पास -1 और 3। तो अभी दोनों को करें, अगर -1 आता है कंडीशन से तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर होगी, अगर नहीं आता तो फिर ये हमारे पास देखेंगे, अगर इक्वल तो नहीं आ रही, पैरेलल तो नहीं हो सकती, तो फिर नीदर पे जाएंगे हम। तो अभी ले लें m1 इंटू m2, तो दिस इक्वल टू 3 इंटू -1 और 3, तो 3 के साथ कट हो गया, m1 m2 इक्वल टू -1। सो द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की कंडीशन हमारे पास ट्रू आ रही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ये करेक्ट आएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अभी हम चलते हैं 1.5 की तरफ। 1.5 में हमारे साथ क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, तो देखें उसमें हमारे पास है कि y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल टू 9 - 12x आर। तो इसको देख लें, तो इसका हम सोल्यूशन के अभी हमने क्या करना है, y इंटरसेप्ट मालूम करना है और स्लोप मालूम करना है इस इक्वेशन से। तो हमारे पास है 3y गिवन है 9 - 12x। ठीक है, तो अभी इस 3 को डिवाइड करें, इस साइड पर भी, इधर भी और इधर भी। तो 3 1 ज़ा 3, y आ गया है, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12, यहाँ पे 3 - 4x। तो अभी हमारे पास बेसिक इक्वेशन है, तो y a mx। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ पे कर लें प्लस mx, और इसको बना लें 3 और प्लस, ज़्यादा आसानी होगी, -4x। तो इस तरह आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी कि इसमें कौन सा ऑप्शन आता है। तो ठीक है, तो y सॉरी, तो इसमें a हमारे पास क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट a इक्वल टू 3, और स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -4। जब आप इस तरह इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो वो फिर आपके लिए आसानी होगी, फिर आपको स्लोप में कंफ्यूजन नहीं होगी कि स्लोप हमारे पास यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो इस वजह से आपको फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप इस तरह करें, तो ये हमारे पास y इंटरसेप्ट हो गया, m इक्वल टू -4, ये हमारे पास स्लोप हो गया है। तो हम जब ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। Dear student, question number 1.6, y equal to 6 is the equation of straight line parallel to। तो इसको हम जब देखते हैं कि इसमें किसके साथ ये पैरेलल, y इक्वल टू सी किसके साथ पैरेलल होगी। आप जब क्वेश्चन नंबर 1.1 को देखते हैं, 1.1 को, तो उसमें हमारे पास इक्वेशन आखिर में आई थी y इक्वल टू 6। ठीक है, तो अभी c जो है इसमें हमारे पास c के साथ कंपेयर कर रहा है। जब आप उसको देखेंगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, उसमें x 0 था, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल थी। तो हम जब देखते हैं कि ये जब इसका वो 0 होगा और y पे सिर्फ एक इंटरसेप्ट है, y और जो है चेंज नहीं हो रहा, y इक्वल टू एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये यहाँ पे 6 पे आके एक स्ट्रेट लाइन बना देती है। तो ये हमारे पास क्या होगा, हम ले लेंगे कि इस इक्वल टू देख लें कि y इक्वल टू mx प्लस c कर लें, तो इसमें हमारे पास y आ जाएगा, x हमारे पास क्या है 0, तो स्लोप क्या होगा 0। तो हमारे पास किस चीज़ का स्लोप होता है 0, हमारे पास पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन का 0 होता है, क्योंकि उसमें राइज हमारे पास 0 होता है। तो इस वजह से आप क्या करेंगे कि इट्स पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हमारे पास आ जाए कि x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू c आ जाए, सही है, तो हम फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी क्या आ रहा है कि x इक्वल टू 0, तो c आ रहा है, तो लेट सपोज ले लें कि c की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो हमने 1 पे लिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो इसमें अभी देखें रन जो है हमारे पास स्लोप क्या है, राइज डिवाइड बाय रन,
राइज मीन y डिवाइड बाय x, ठीक है, राइज डिवाइड बाय x। तो इसको लेने y हमारे पास इन्फिनिटी 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 कुछ वैल्यू आ रही है, सॉरी y की हमारे पास वैल्यू है और जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x जो है 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे y क्या है 6। तो इस तरह हम जब करेंगे एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास जब इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, किसी चीज़ का स्लोप, तो उस टाइप हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। और जब हमारे पास पैरेलल टू, जब y इक्वल टू 6 आएगा, y की वैल्यू आएगी, तो हम कहेंगे कि पैरेलल टू x एक्सिस है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन आ जाए x इक्वल टू c, तो वो आप डायरेक्ट उसको सॉल्व करें नहीं, आप बस याद रखें कि ये y एक्सिस के होगा। जब यहाँ पे हमारे पास x एक्सिस आएगा, ठीक है, y इक्वल टू सी आएगा, तो हम कहेंगे x एक्सिस, x इक्वल टू सी, तो y एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी ट्रिक थी, तो इस वजह से मैंने कहा इसको मैं आपको सॉल्व कर दूं। अभी आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 1.7 पे। उस पर कह रहे हैं कि एक कंपनी है, उसकी फ़िक्स कॉस्ट जो है पर वीक कितनी है 50,000, वेरिएबल कास्ट कितनी है RS10 पर यूनिट, ठीक है। तो हम इस बताएं कि टोटल कास्ट क्या होगी। तो हम लिख सकते हैं कि CX, ठीक है, टोटल कास्ट, या लिख लें कि टोटल कास्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट एंड प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कास्ट किया कि टोटल कॉस्ट इतनी आएगी। तो हम टोटल कॉस्ट हमारे पास CX है, और वो जो है 50,000 हमारे पास है, और प्लस वेरिएबल कास्ट क्या है 10 पर यूनिट है, तो इसको हम x ले लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 10x, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल था। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व कर लेना है कि हमारे पास ये आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है हमारे पास आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आ जाएगा। हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है, बिल्कुल ही आसान था। अभी हमारे पास जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। So dear student, question number 1.8, the total cost curve of the number of copies of the particular photograph is linear, ठीक है, लीनियर है। तो लीनियर मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 and 8 copies of photograph are respective 80 and RS116 respectively. The total cost of 10 copies will be। तो अभी हमने इसको थोड़ा तरीके से सॉल्व करना है कि हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, हम पहले ले लेते हैं टोटल कॉस्ट 5 कितने आते हैं 80, और 8 कॉपीज़ के कितने आते हैं 116। तो इन दोनों को एक पेयर बना लें, इन दोनों को एक पेयर बना लें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। हमें दिया हुआ है कि x1 कामा y1, ठीक है, क्योंकि एक नंबर ऑफ कॉपीज़ है, एक रुपीज़ है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 कामा 80। फिर ले लें x2 y2, तो उसको हम ले सकते हैं कि हमारे पास 8 कामा 116, तो ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो x2 y2 हो गया है, और x3 कामा y3, और हमें मालूम क्या करना है y3 को। तो हमारे पास 10 कामा y3, ठीक है। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अभी हम इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म से करते हैं। पहले इन दोनों से स्लोप मालूम करें, क्योंकि लीनियर है, ठीक है। तो फिर हम इस पे इक्वेशन लगाएंगे, तो क्योंकि हमारे पास पॉइंट है, स्लोप भी आ जाएगा, तो हम उससे मालूम कर सकेंगे, ठीक है। तो हम अपने आंसर को वहाँ से मालूम करेंगे किससे। तो पहले मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, उससे स्लोप मालूम करना, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्योंकि राइज डिवाइड बाय रन, आपने स्लोप का फार्मूला याद रखना है। अच्छा, फिर क्या है कि हम ले लेते हैं कि y2 हमारे पास क्या है 1116 माइनस 80 डिवाइड बाई हमारे पास 5 माइनस 8 माइनस 5, तो ये आ गया है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 12, ठीक है। इसको आप कैलकुलेटर से करें तो हमारे पास m इक्वल टू 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कर सकते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूले से, ठीक है। तो हम ले लेंगे कि y इसको यहाँ पे
इन दोनों को अभी करें तो हम उससे y3 पर मालूम कर सकते हैं। अभी इन दोनों को लें क्योंकि स्लोप तो आ गया है, हमने इसका स्लोप मालूम, तो फिर ले लें कि m इक्वल टू y3 माइनस y2 डिवाइड बाई x3 माइनस x2। तो दिस सिंप्लाइज दैट 12, ठीक है। तो हम दे सकते हैं कि 12 के m हमारे पास है 12 इक्वल टू y3 हमने फाइंड आउट करना है, और माइनस क्या है 116 डिवाइड बाय, हमने फिर क्या करना है नीचे 10 माइनस 8। तो 12 इक्वल टू y3 माइनस 116 डिवाइड बाई 2। तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें तो 24 इक्वल टू y3 माइनस 116। तो 24 प्लस 116 इक्वल टू y3, और हमारे पास आ जाएगा y3 इक्वल टू 140। तो आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करके, ये थोड़ा ट्रिकी था, लेंथी था, तो इसलिए आप इसको इस तरह सॉल्व करें। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसमें कोई और फार्मूले यूज़ नहीं करने हैं। आपने देखना है कि पॉइंट स्लो फार्मूला जो है जहाँ पे यूज़ हो रहा है, 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो आपने वो फार्मूलों को देखें और फिर अच्छी तरह इसको सॉल्व करें तो आपको फिर आसानी होगी। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.9, a manufacturer produce 80 TV sets at a cost of 22,000 to 100,000 and 125 TV sets is at a cost of Rs 287,500, cost curve to be linear, ठीक है। Can I assume cost curve to be linear? The cost of 95 sets with the help of equation is, तो अब ये हमारे पास क्या होंगे, तो हम इसको इक्वेशन की मदद से सॉल्व करते हैं कि किस तरह लेंगे। पहले कहने के ये 8 ही है, तो हम ले लेते हैं x1 कामा y1 इक्वल टू 80 कामा इसकी कॉस्ट कितनी है इतनी, तो ये हो गया है। फिर हम लेंगे x2 कामा y2 और इसकी कॉस्ट और प्रोडक्ट कितना है, तो 125 TVs एट अ कॉस्ट ऑफ 287,500, तो ये आ गया है। अभी हम देते हैं x3 कामा y3, तो इसमें हमें कितने 95 सेट्स दिए हैं और हमारे पास y3 जो है उसको फाइंड आउट करना है, और ये लीनियर है, तो इस वजह से पहले हम इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, फिर नीचे वाले से y3 फाइंड करेंगे। तो हमें स्लोप की फार्मूला पता है कि m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ हम जब पुट करते हैं तो हमारे पास क्या है 287,500 डिवाइड बाय माइनस 22,000, ये आ गया है। उसके बाद हम लेंगे इसको, तो 125 माइनस 80, तो हम इसको जब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं तो m इक्वल टू 67,500 डिवाइड बाय हमारे पास 45, जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1500, इसका स्लोप आ जाता है। तो अभी हम इन दोनों को लेंगे क्योंकि स्लोप सेम ही लीनियर है, तो स्लोप जो है सेम होगा। तो m इक्वल टू हम लेंगे कि y3 माइनस y2 डिवाइड बाय x3 माइनस x1, तो दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू y3, हमारे पास कितना है y3 को फाइंड आउट करना है, और हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। y2 की क्या है 287,500 डिवाइड बाय हमारे पास x3 कितना है 95 माइनस 125, यह m कितना है हमारे पास 1500 हमने यहाँ से फाइंड आउट किया है। तो इसको करें y3 माइनस 287,500 डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो माइनस
30, तो ये आ गया है। तो अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -45,000। तो दिस इक्वल टू Y3 -287,500। भी इसको उस साइड पे ले आए तो ये हो जाएगा +287 एंड 500, ठीक है। और फिर दिस एक माइनस, ये माइनस अपनी जगह पे 45,000, दिस इक्वल टू Y3। तो हम लिख सकते हैं कि Y3 इक्वल टू, इसको जब करें 242 एंड 500, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमें गिवन है उसमें। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस था लेकिन आसान है, आपने इसको इस तरह सॉल्व करके कर लेना। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1.10 कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट इन रुपीज इज C equal to 15x plus 9,750, where x is the number of items produced. If selling price of each item is Rs30, the sell quantity at which there would be no profit. कह रहे हैं कि आपके पास नो प्रॉफिट हो तो हम कितने सेल 30 रुपये पे सेल करें कि हमारी ये कॉस्ट जो है हमारी ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास जब नो प्रॉफिट होगी तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास अगर यहाँ पे प्रोडक्ट निकल आती हैं तो ये टोटल कास्ट हमें पता चल जाएगा कि टोटल हम इतनी प्रोडक्ट सेल करें तो हमारे पास इतनी प्रोडक्ट इतना सेल आएगा, तो हमारी कॉस्ट सिफर हो जाएगी, प्रॉफिट भी ज़ीरो होगा और ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो हम ले लेते हैं कि C इक्वल टू 15x प्लस 9,750, ठीक है। तो अभी हम जब ये ले लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉस्ट ज़ीरो करनी है। तो हमारे पास आएगा 15x प्लस 9,750, तो इस तरह आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे कि 15x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा -15x इक्वल टू 9,750। तो इसको भी -15 पे डिवाइड करें, इसको भी -15 पे डिवाइड करें, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 650 यूनिट्स, ठीक है। माइनस का क्या मतलब है कि हम जब इतने प्रोडक्ट अपने गोदाम से निकालेंगे, अपने वेयर हाउस से निकालेंगे, उसको सेल्फ करेंगे, जब हमारे पास इतनी कमी आएगी तो हमारी कॉस्ट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो ये जो है हमें टोटल कॉस्ट हमें इससे मिलेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा कि x इक्वल टू 650 यूनिट्स यू मस्ट टू सेल दिस आइटम। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.11, तो 1.11 में क्या कह रहे हैं कि उसमें कह रहे हैं कि अ मैन्युफैक्चरर सेल अ प्रोडक्ट at Rs80 per unit, fixed cost is Rs5,000 and the variable cost is Rs22/9 per unit. The total output at the break even point. तो ब्रेक इवन पॉइंट पहले समझें कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हमारे पास टोटल कास्ट के इक्वल आ जाता है, कि यहाँ पे हमें ना प्रॉफिट हो रहा होता है ना लॉस हो रहा होता है, हम बिल्कुल अचीव कर लेते हैं अपने टारगेट को कि हमारे पास इतनी कॉस्ट थी तो हम अपने पैसे जो हमने इन्वेस्ट किए वो हमें मिल जाते हैं। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तभी हमें क्या करना है कि उसने क्या किया, द टोटल आउटपुट एट द ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगी, ठीक है, कि जब वो सेल कर रहा है प्रोडक्ट को 8 रुपीज़ पे, फिक्स कास्ट इतनी है, वेरिएबल कास्ट इतनी है, तो बताएं कि टोटल आउटपुट क्या होगी। तो हमें कितने पे सेल करना है, सेल अ प्रोडक्ट इक्वल टू 8 पर यूनिट, ठीक है, हमें बुक में गिवन है। उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू 5,000, वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू 22/9 पर यूनिट। तो हमारे पास टोटल कास्ट क्या होती है, जिस तरह हमें पता है टोटल कास्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस
वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 5000 प्लस 22/9 यूनिट का क्या आएगा x हम लेते हैं। तो हम इक्वेशन इसके बनाते हैं तो हम क्या लेते हैं यूनिट का x। ठीक है, तो ये आ गया है। तो हम अभी क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट जो होता है हमारे पास क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेल टोटल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई है। तो हमारे पास कितनी है, सेल 8 है और प्रॉफिट तो ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, प्रॉफिट 0 होता है। तो अभी टोटल सेल्स कितनी है 8 पर यूनिट, तो यूनिट के लिए क्या आएगा x माइनस। ठीक है, तो हमारे पास ये 5000। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो किसके इक्वल हो जाए, टोटल कास्ट के। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम हो जाए। तो अब ये आ गया, तो हम इसको कर सकते हैं कि -5000 को उधर ले जाएँ तो +5000 हो जाएगा और इक्वल टू 8 प्लस 22/9 x। सॉरी ये माइनस हो, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस इंटू एक्स। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 5000 इक्वल टू 5.56x। तो दिस इम्प्लाइज दैट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 5000 x इक्वल टू 5000 डिवाइड बाय 5.56। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 900 यूनिट्स। तो ये हमारे साथ इससे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व कर लेना है कि हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.12, उसमें क्या करें कि द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2 - 3x इज। तो बिल्कुल ही आसान है, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि लिख लें सॉल्यूशन y इक्वल टू 2 - 3x। तो इसको कंपेयर करें किस इक्वेशन से, कि y इक्वल टू a प्लस mx से। तो अभी तो इसमें यहाँ पे माइनस है, तो आप इसको इस तरह बनाएं कि 2 प्लस -3x। तो अभी जब माइनस इसके साथ मटे दोबारा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस mx। तो अभी इन दोनों को देखें तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, m इक्वल टू -3, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो यह हो गया है। अभी 1.13 को देखें, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई फॉर विच एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट 4x + 3y इक्वल टू 29 आर। तो अभी ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कि इसमें कह रहे हैं कि ये आपके पास ये इक्वेशन है कि ये एक्स वाई की वैल्यूज़ दी गई हैं, ये किसको सेटिस्फाइड करनी है, किस पॉजिटिव इंटीजर्स को। तो हम पहले ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए की वैल्यूज़ लेते हैं, इसमें आपने ऑप्शन ही लेनी है। तो जब इसको लेंगे तो पहले इक्वेशन लिख लेंगे 4x + 3y इक्वल टू 29। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर पहले x y की वैल्यू कितनी है, कौन सी है, 2, 7। इसके अंदर पुट करें पहले इसको, तो हमारे पास आ जाएगा कि 4x की वैल्यू क्या है 2 प्लस, फिर क्या करें इसको लें तो 3 × 7। तो हमारे पास आ जाएगा कि दिस इक्वल टू 29, ये अपनी जगह पे, और ये 4 2 8 प्लस 21 29। तो ये पेयर जो है ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम दूसरे वैल्यू को देखते हैं, x, y 3, 5, ऑप्शन नंबर ए में जो ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके बाद हम जब देखते हैं इसको, तो इसको करें 4 × 3 + 3 × 5 इक्वल टू 29। तो 4 3 12 प्लस 15 विच इक्वल टू 27। ठीक है, तो विच इज नॉट इक्वल टू 29। तो ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई नहीं करता है इसका दूसरा पेयर, तो ये ऑप्शन नंबर ए नॉट करेक्ट। फिर ऑप्शन नंबर बी पे आ जाए, उसमें हमें दिया हुआ है 7, 2
एक्स वाई की वैल्यू पहले, तो एक्स वाई के तो लिख लें 4 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 29। तो हम जब इसको देखते हैं तो 4 7 ज़ा 28 प्लस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 29। तो क्या आ जाएगा 34 विच इज़ नॉट इक्वल टू 29। तो दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये पहला ही फॉल्स हो गया है। हम इस पे आते हैं सी नंबर ऑप्शन पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम क्या देखते हैं कि 2,7। तो ऑप्शन नंबर ए में हमने कर लिया है, तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। हम किसके लिए जाएंगे, 5 और -3 के लिए जाएंगे। ये 5 और -3 पे क्या आ रहा है आंसर। जब हम इसको करते हैं, ठीक है, x कामा y क्या है 5 -3, तो उसमें पुट करते हैं इक्वेशन में। तो 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू -3 इक्वल टू 29। 4 5 are 20 and -3 3 are 9, this equal to 20 equal to 29। तो ये अगेन क्या आ जाता है 11 इक्वल टू 29 विच इज नॉट। तो ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट हो गया है। अभी हम लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर डी पे जब हम जाते हैं तो उसमें हमने पहले वाला किया हुआ है 22 और 7 35 कर रहा है। तो अभी 5 और 3 को लें। तो 5 और 3 को जब हम लेते हैं, 5 और 3 को एक्स वाई के बराबर करें, तो हमारे पास 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 29। तो ये 20 प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 29, दिस इक्वल टू 29 इक्वल टू 29। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 29 आ रहा है और इससे भी 29 आ रहा है। तो आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है, ये थोड़ा लेंथी है, लेकिन आप इसको इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं, इसका दूसरा तरीका नहीं है। Dear student, question number 1.14, Caroline has equation y equal to 3x plus 7 and the point h, h plus 15, then the value of h is। तो अभी कह रहे हैं कि इसमें आप h की वैल्यू फाइंड करें। एक इक्वेशन दी गई है, तो हम ले लिखते हैं, इसको ले लें कि x कामा y इक्वल टू h प्लस 15। तो x और y की वैल्यू आ गई, उसमें से पुट कर दें। पहले इक्वेशन लिख लें y इक्वल टू 3x प्लस 7। तो y की वैल्यू क्या है h प्लस 15 इक्वल टू h 3h प्लस 7। तो अभी 7 को उधर ले जाएं, h को इधर ले आएं। तो 15 माइनस 7 इक्वल टू 3h माइनस h। तो इसको करेंगे तो 8 इक्वल टू 2h। दिस इम्प्लाइज दैट h इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2, दिस इक्वल टू 4। तो h इक्वल टू 4। तो विच इज़ ऑप्शन नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, 1.15, द पॉइंट P, 2P lies on the straight line x plus 4y equal to 36, the value of P is। ये बिल्कुल ही आसान है। तो आप क्या करें, इसको आप इसको करें कि सॉल्यूशन तो ले लें कि x कामा y इक्वल टू P कामा 2P। तो यहाँ पे आ जाएगा, इक्वेशन लिख लें x प्लस 4y इक्वल टू 36। तो इसमें भी वैल्यूज पुट कर दें। तो x क्या है p और 4 इंटू 2p प्लस इक्वल टू 36। तो p प्लस 8p दिस इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज दैट 9p इक्वल टू 36। दिस इम्प्लाइज दैट इधर भी 9 पे डिवाइड करें, इधर भी 9 9 और 9 4 ज़ा 36, p इक्वल टू अगेन 4। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन जो है
वो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। इसको देख के अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि और बच्चों का भी फ़ायदा हो और आपका भी हो। और तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।